इजराइल हमास जंग रुकवाने के लिए मिस्र में बैठक हुई। इसमें कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बैठक मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में हुई। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तरफ पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान, जॉर्डन और कतर जैसे अरब देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। चीन, मिस्र जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने जंग में न्यूट्रल स्टैंड रखा है। अब आपको बताते हैं बैठक में किस देश ने क्या कहा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने काहिरा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने फिलिस्तीनियों की मौत पर पश्चिमी देशों की चुप्पी की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को बेघर करना पूरी अरब दुनिया के लिए चिंता की बात है। गाजा पर लगातार बमबारी क्रूर है। ये लोगों के लिए सामूहिक सजा के बराबर है। यह अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून का उल्लंघन है। जानबूझकर पानी, बिजली और बुनियादी आवश्यकताएं रोकना सही नहीं है। ये युद्ध अपराध है। उन्होंने कहा, इजराइल वास्तव में गजा में लोगों को भूखा मार रहा है। आज तक इजराइल को बमबारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इजराइल को यह समझना चाहिए कि उसकी सुरक्षा चिंताओं का कोई सैन्य समाधान नहीं है। वो फिलिस्तीनियों का हक नहीं छीन सकता। फिलिस्तीनियों की जिंदगी उतनी ही अहम है जितनी इजरायलियों की है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने कहा कि इजराइल में लोगों पर हमला, गजा में घेराबंदी, बमबारी, तबाही, लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साउथ अफ्रीकन होने के नाते हम समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। हमारे लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। फिलिस्तीनी लोग भी यही कर रहे हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन किस दौर से गुजर रहा है। हम चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, बंधकों को रिहा कर दिया जाए, गजा से घेराबंदी हटाई जाए और ह्यूमन कॉरिडोर खोले जाए, जिससे फिलिस्तीन के लोगों को पानी, दवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो सके। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि कोई भी चुनौती हो, हम अपनी ज़मीन छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। इजराइल ने स्कूल, अस्पतालों से लेकर औरतों और बच्चों पर बम दागे हैं। इन्होंने हर तरह के मानवीय कानून का उल्लंघन किया है। बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि मिस्र नागरिकों को निशाना बनाने और उनकी हत्या करने की खुले तौर पर निंदा करता है। आखिर सदियों में बनाए गए मानव सभ्यता के मूल्य कहाँ हैं? दोहरे मापदंड के बिना निर्दोष लोगों के बीच समानता कहाँ है? वहीं अल सीसी ने घोषणा कर बताया कि गजा के लोगों की मदद के लिए राफा क्रॉसिंग खुली रहेगी। मिस्र अक्सर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करवाता है। दरअसल पहले मिस्र उन अरब देशों में शामिल था जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे। मिस्र ने इजराइल के खिलाफ कई जंग भी लड़ी हैं। हालांकि 1973 के अरब इजराइल जंग के 7 साल बाद ही मिस्र ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। तब से उसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता कराने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। बैठक में मिस्र ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गजा में जो भी कुछ हो रहा है उसे पश्चिमी देश नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो सिर्फ इजराइल का पक्ष देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अगस्त से हमास के साथ मिलकर इजराइल पर 1973 के बाद ज़मीन, हवा और समंदर के रास्ते अब तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरान में लोगों ने जश्न भी मनाया था। लोग आतिशबाजी करते नजर आए थे। ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज भी किया था। उसने कहा था कि हमास के हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei के एडवाइज़र ने कहा कि हम फिलिस्तीन के इजराइल पर किए गए अटैक का समर्थन करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा, फिलिस्तीन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा। इजराइल इस क्षेत्र में मौजूद दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है और उसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान शिया बहुल देश है। उसके अरब देशों और अमेरिका दोनों से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इजराइल को भी वो कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान एटमी ताकत हासिल करना चाहता है। अमेरिका, इजराइल उसे रोकना चाहते हैं। दरअसल कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साल 2020 में शांति समझौता हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस समझौते के बाद दोनों देशों की नज़दीकियां बढ़ी। इस समझौते का मकसद ईरान पर शिकंजा कसना था। सऊदी अरब कई फिलिस्तीनी गुटों और इजरायली कब्जे वाली ताकतों के बीच हो रही जंग पर बारीकी से नजर रख रहा है। उसने दोनों पक्षों से जंग रोकने की मांग की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने बार बार चेतावनी दी थी कि अगर फिलिस्तीनियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए एक ऐसा समाधान निकालें जो दोनों पक्षों के हितों में हो।
कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हम इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मुद्दा बेहद अहम है, इस मामले को सुलझाना बहुत ज़रूरी है जिससे फिलिस्तीनियों का जीवन आसान हो सके। ईरान एटमी ताकत हासिल करना चाहता है। अमेरिका, इजराइल और अरब देश उसे रोकना चाहते हैं। ईरान पर दबाव और बढ़ाने के लिए ही अमेरिका अरब देशों और इजराइल में समझौता करवाना चाहता है। चीन ने इजराइल और हमास के बीच हिंसा बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए फिलिस्तीन की स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापना होनी जरूरी है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड रखने वाले चीन ने जंग रोकने के लिए सीज फायर की मांग की है। तुर्की और रूस दोनों ही देशों ने किसी की साइड न लेते हुए कहा है कि मसले का हल बातचीत से होना चाहिए। इसके अलावा यूरोप के कई देशों ने जंग में इजराइल का पक्ष लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि मैं हमास के हमले से हैरान हूं, इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि दुख की घड़ी में वो हमास के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ हैं। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला ने कहा है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है, हिंसा को रोकना जरूरी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के खिलाफ हमास के हमले की निंदा की है। उसने कहा, हम इस जंग में इजराइल के साथ हैं, उसे अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा करने का हक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि हम इस समय अपने मित्र इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इस पूरे मामले को समझ लीजिए, इतना भर नहीं है कि कौन किसके साथ में। सबसे अहम बात यह है कि अरब देश मिलकर भी इजराइल पर हमला कर चुके हैं। एक ऐसा भी समय आया था, इतिहास को जब आप खंगालेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एक दौर ऐसा भी था जब सोवियत संघ ने, रूस तक ने इन अरब देशों के साथ में का साथ दिया था, लेकिन अमेरिका उस वक्त इजराइल के साथ में रहा था। इजराइल जो है वो बहुत सारे मौक़ों पर बहुत ही कड़ी चुनौती देता आया है, यहाँ तक कि जीत भी हासिल करता है। हर युद्ध में उसको जीत मिलती है। सारे अरब देश इस बात को आजमा चुके हैं, और तब जबकि इजराइल की ताकत इससे थोड़ी कम थी, ज़मीन भी उसके पास कम थी, इजराइलियों की तादाद भी कम थी। जैसे जैसे समय गुजरा, अब इजराइल एक देश के तौर पर है। पहले तो इमिग्रेशन के लिए बहुत चुनौतियां होती थी, इजराइलियों को अपने रिश्तेदारों को लाने के लिए बहुत सारी बंदिशों का सामना करना पड़ता था, ब्रिटिश राज चलता था, और एक ऐसा दौर भी था जब इजराइल इतना स्वतंत्र नहीं था। फिर बाद में ब्रिटेन ने कहा, जब उनके कुछ सैनिक वगैरह मारे गए थे तो उनको ये डर हुआ कि यहाँ पर बहुत समय तक मामले को संभाला नहीं जा सकता है। उन्होंने यूएन को सुपुर्द किया, वो चले गए यहाँ से। यूएन ने भी इस पूरे मामले में इंटरवेंशन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में फिर ये तय हुआ धीरे धीरे। इसका एक लंबा राजनीतिक इतिहास है, इतना आसान नहीं था, ये लंबी प्रक्रिया रही है। 2000 साल का इतिहास है, लेकिन उसमें इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता मिली। लेकिन मान्यता मिलने के बाद में इजराइल की ताकत जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। नक्शा तो पहले डिज़ाइन किया यूएन ने, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने वो नक्शा जो है वो पूरा इजराइल को अब आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई देता है। बहुत छोटा हिस्सा गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक का बचा है, ये दो हिस्से बचे हैं, बाकी इजराइल को ज़्यादातर ज़मीन मिल चुकी है। इसमें भी वेस्ट बैंक के कई जगहों पर कब्ज़े की बात हमेशा कही जाती रही है, और गज़ा पट्टी को लेकर भी है। गज़ा पट्टी पर पहले भी हमला हुआ है, ऐसा नहीं कि इजराइल पहली बार हमला कर रहा है। इसी तरह ये जो युद्ध है ये इतना आसान नहीं है। आजकल आप में से कई युवा हैं, उसको अगर अचानक से देखेंगे तो आपको लगेंगे एक युद्ध छिड़ गया है। 2000 साल का लंबा इतिहास है, उसमें ख़ास तौर पर अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो पिछले 100 साल का इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब और ख़ास तौर पर 50 साल पहले जब अरब देशों ने मिलकर इसी तरह इजराइल पर हमला किया था और इजराइल जीत गया था उस युद्ध में। फिर मिस्र से कई लड़ाइयाँ हुई, एक युद्ध नहीं हुआ, इसके बाद कई युद्ध होते चले गए हैं, और फिर इजराइल को भी समझ में आ गया या अरब देशों को भी समझ में आ गया इस मुद्दे का हल क्यों नहीं निकलता है। वो भी एक आपने कई खबरों में देखा होगा, एक जगह है यरूशलेम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूएन का कंट्रोल है, जॉर्डन की पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसको लेकर हाल के दिनों में विवाद हुआ था, जब यहाँ पर जो है न फ़िलिस्तीन की न इजराइल की, इनकी पुलिस नहीं जाती है, पर इजराइल की पुलिस अभी हाल के दिनों में चली गई थी। इसके आसपास मुस्लिम बस्ती है, ये भी एक पुरानी व्यवस्था थी। मुस्लिम क्वार्टर्स बनाए गए, क्रिश्चियन क्वार्टर्स बनाए गए, यहूदी क्वार्टर्स बनाए गए हैं। तो ये सारे क्वार्टर्स की जो एक व्यवस्था बनाई गई, यरूशलेम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। ये एक्चुअली यहूदी और यहूदी जो है फिर उस एक तरीके से बीज है, वो एक ही परिवार है, उसी से फिर ईसाईयत निकली है, उसी से फिर इस्लाम निकला है, तो वो उसकी गहरी जड़ें हैं।
लेकिन सबके अपने जो पैगंबर रहे बाद में, ख़ास तौर पर जिनको आज सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनकी वजह से ये डिफरेंसेस आते गए। और ये एक ही परिवार के यहूदी, ईसाई और इस्लाम, और ईसाइयत और यहूदियों का तो बहुत ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा था जो आप देख रहे हैं। एक समय ऐसा था जब ईसाई और यहूदी ज़्यादा आमने सामने थे, लेकिन आज थोड़ा सा स्थितियाँ बदली हैं। तो ये वक्त बदलता जाता है, इतिहास बदलता जाता है, लेकिन इन 2000 सालों में बहुत कुछ होता गया है। और आप जब इतिहास के दृष्टिकोण से इस पूरी घटना को देखेंगे तो आपको लगेगा दुनिया आज भी वहीं खड़ी है। चेहरे बदल जाते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मासूम बेजुबान मरते रहे। यहूदी भी बहुत बड़ी तादाद में मरते चले गए हैं। जर्मनी में उनको मारा गया, इसी ज़मीन पर मारा गया, यहाँ से भाग कर गए, फिर यहीं वापस आकर बसे हैं। तो ये लड़ाई, इनकी भी लड़ाई समझने जैसी है। अब फ़िलिस्तीनियों की वही स्थिति हो गई है। धीरे 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 उनकी ज़मीनें पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ना ये अरब देश जो समर्थन करते हैं ये आने देते हैं, ना इजराइल जो है वो उनको इधर आने दे रहा है। तो इनकी स्थिति भी, ना इनको ज़मीन दी जा रही है फ़िलिस्तीन की, तो इनकी स्थिति भी बड़ी गड़बड़ा गई है। एक बार फिर अरब देश एक साथ बैठे हैं, लेकिन ये सारे अरब देश आजमा चुके हैं। इनका भी भारी नुकसान होता है। जब जब लड़ाई हुई, मिस्र ने जब लड़ाई करी तो वो ज़मीन छुड़ाने के बजाय अपनी ज़मीन भी गवा बैठा था। और ये जो मिस्र ने मान्यता दी है, एक दौर ऐसा भी आया था जब दोनों के रिश्ते मजबूत हुए, क्योंकि इजराइल ने बदले में उनकी एक बड़ी ज़मीन को लौटाया था वापस। तो ये सारे अरब देश जानते हैं कि अभी इजराइल से लड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं, खासतौर पर जब अमेरिका इतना खुलकर साथ में खड़ा है।